डोनाल्ड ट्रंप इज वेटिंग। ट्रंप एक फोन कॉल का वेट कर रहे हैं और वो कॉल लंदन से नहीं आने वाला। वो कॉल पेरिस, इस्लामाबाद, मॉस्को, तेहरान या तेल अवीव से नहीं आने वाला। वो फोन कॉल नई दिल्ली से जाने वाला था और वो कॉल नरेंद्र मोदी करने वाले थे। हिंदुस्तान के कुछ मोदी विरोधी नेताओं को आदत हो गई है नरेंद्र सरेंडर वाला टेप बजाने की, प्लीज सर की रट लगाने। नरेंद्र मोदी के ऐसे तमाम विरोधी नेता आज गौर से सुने। अमेरिका से एक टेप जारी हुआ है और ये टेप ट्रंप के खासम खास वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी यानी अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का है। इस टेप में उन्होंने कहा है कि ट्रंप रात में भी वेट करते रहे, दिन में भी वेट करते रहे। ट्रंप को लगा था कि नरेंद्र मोदी उन्हें फोन करेंगे। ट्रंप को लगा था कि मोदी के फोन कॉल के बाद भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया। इसका मतलब यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक अकेले नरेंद्र मोदी ही ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पर भारी हैं। You have to have Modi call the president. You have to have Modi call the president. Modi didn't call. Modi didn't call. Modi didn't call. नरेंद्र ने सरेंडर नहीं किया। हाय हेलो तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन तक नहीं किया। अमेरिका मोदी के फोन कॉल का वेट कर रहा था। वो वेट करता रहा। मोदी ने ट्रंप को फोन तक नहीं मिलाया। Modi didn't call. Modi didn't call. Modi didn't call. कैमरे पर यह कबूलनामा अमेरिका के उस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने किया है जिसने ट्रंप के साथ मिलकर भारत के खिलाफ टैरिफ वाला वॉर छेड़ रखा है। ट्रंप के राइट हैंड हावर्ड लुटनिक के खुलासे के बाद यह क्लियर हो चुका है कि नरेंद्र मोदी ना झुकते हैं, ना डरते हैं, ना पीछे हटते हैं, ना ट्रंप को खुश करने के लिए फोन करते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी किसी के आगे सरेंडर करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में मोदी के सियासी दुश्मन क्या करते हैं? वो हर रोज एक नया झूठ परोसते हैं, बेवफाई वाली शेरो शायरी करते हैं, सुबह शाम दिन रात मोदी को ही कोसते हैं। मोदी के विरोधी खासकर राहुल की पार्टी कितना झूठ बोलती है, किस लेवल का झूठ बोलती है, हिंदुस्तान को कैसे गुमराह करती है, आज हम इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको दिखाएंगे। याद कीजिए 6 जनवरी को जब ट्रंप ने एक झूठ बोला था कि मोदी ये पूछकर उनसे मिलना चाहते थे कि प्लीज सर मैं क्या आपसे मिल सकता हूं, तो कांग्रेस के इकोसिस्टम ने ट्रंप के इस झूठ का सहारा बनाकर नरेंद्र मोदी पर प्लीज सर वाला टारगेटेड अटैक शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी ने खुद कबूल कर लिया है कि मोदी ने अमेरिका के मन मुताबिक ट्रेड डील के लिए ट्रंप को फोन नहीं किया, भाव नहीं दिया, तो मोदी के तमाम सियासी दुश्मनों की जुबान पर ताला लग गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रति राहुल की पार्टी की नफरत अभी भी जस की तस ही है और उस नफरत को आप कांग्रेस के इस ऑफिशियल पोस्ट में देख सकते हैं। सोचिए, जब ट्रंप की टैरिफ वाली गीदड़ भभकी के वक्त देश को इकट्ठा होना चाहिए था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी कभी मोदी का एआई वीडियो बनाकर ट्रंप के सामने मोदी को कान पकड़े हुए दिखा रही है, तो कभी देश के प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक एआई इमेज बनाकर उन्हें कमजोर, लाचार दिखा रही है। हर रोज, हर घंटे, हर मिनट कांग्रेस पार्टी अपने हैंडल्स पर एक नया झूठ ही फैला रही है। ट्रंप 70 बार बोल चुके हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री एक बार मुंह खोल देते और कह दें ट्रंप झूठा है। रोज डोनाल्ड ट्रंप आपका अपमान करके चला जाता है और अपमान आपका नहीं है, देश का अपमान है, इसलिए हमें बुरा लगता है। लेकिन ट्रंप के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब क्या देखना, नरेंद्र एक बार फिर सरेंडर। हर बार आप देखेंगे नरेंद्र सरेंडर करता हुआ आपको दिखेगा। नरेंद्र एंड सरेंडर हैव नाउ बिकम सिनोनिमस। ट्रंप जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं क्या? ये भी तो बोल दो फिर। आप राहुल जी पर हमला कर रहे हो, हमला आप उन पे कर रहे हो जो किसी और की बात को रिपीट कर रहा है, जिसने कहा डोनाल्ड ट्रंप, कहो ना कि वो झूठा है। कांग्रेस के झूठ का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, मगर झूठ बोलते बोलते, नरेंद्र सरेंडर करते करते कांग्रेस केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ने अब खुद अपना ही एंटी मोदी एजेंडा पंक्चर कर लिया है, और वो कैसे हुआ है अब आपको ये दिखाते हैं। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी के इस खुलासे के बाद कि ट्रेड डील के लिए नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन नहीं किया, इस पर कांग्रेस ने अब एक नया एजेंडा चलाना शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी अब मोदी की ओर से ट्रंप को फोन ना करने वाली खबर को यह कहकर दबाने की कोशिश कर रही है कि अमेरिका से ट्रेड डील ना होने की वजह प्रधानमंत्री मोदी हैं। जैसे ही अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी ने यह कहा कि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम के पास यह स्क्रिप्ट पहुंचाई गई कि डील ना होने के लिए मोदी को टारगेट करना शुरू करो। यह कांग्रेस की सोशल मीडिया को लीड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट है। मोहतरमा मोदी को ताना मारते हुए दिख रही हैं कि ट्रंप सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? और अब इन्हीं सुप्रिया श्रीनेत का दूसरा पोस्ट देखिए। मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया तो ये नाराज हो गई, कहने लगी कि मोदी ने फोन नहीं किया इसलिए भारत अमेरिका के बीच डील नहीं हुई। यानी कल तक कांग्रेस का जो इकोसिस्टम ये झूठ फैला रहा था कि मोदी प्लीज सर बोलकर ट्रंप से मिलने पहुंचे, वही इकोसिस्टम अब इस बात पर अपना सर पीट रहा है कि मोदी ने ट्रंप को फोन क्यों नहीं किया। कांग्रेस यही नहीं रुक रही, अमेरिका से डील ना होने के लिए मोदी को कायर तक कह रही है। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। लेकिन ऐसा करके कांग्रेस खुद अपने बिछाए जाल में फंस गई है, क्योंकि मोदी ने तो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। और यह समझने के लिए राहुल गांधी का यह पोस्ट देखिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी आसानी से ट्रंप की टैरिफ वाली डेडलाइन के आगे झुक जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। 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 मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन थी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मोदी ने वो नहीं किया जो ट्रंप ने कहा, मोदी ने वो किया जो देश हित में था। इसीलिए मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, नरेंद्र ने सरेंडर नहीं किया। अमेरिका किसी डॉन की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने भारत को 3 शुक्रवार दिए थे, लेकिन मोदी सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया था, हिंदुस्तान के हितों से समझौता नहीं हो सकता, भारत के हित इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की डेडलाइन नहीं। नेशनल इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी सुप्रीम। वो ध्यान में रखते हुए अच्छा अगर डील बनती है तो भारत तो विकसित देशों के साथ डील करने के लिए कभी भी तैयार। भारत कभी कोई ट्रेड डील डेडलाइन या समय सीमा के आधार पर कभी नहीं करते। जब डील अच्छी बन जाए, पूरी तरीके से पक जाए और देश हित में हो, तब उसको हम स्वीकार करें। नरेंद्र मोदी ट्रंप की डेडलाइन वाली ब्लैकमेल की धमकी के आगे नहीं झुके। राहुल गांधी ने भी तो अपनी इस पोस्ट में यही कहा था कि ट्रंप की धमकी ब्लैकमेल है, मोदी को किसी कीमत पर ट्रंप के सामने नहीं झुकना चाहिए। मोदी ने वही तो किया। अगर कोई समझौता या कोई करार सिर्फ इसलिए नहीं सिर चढ़े क्योंकि किसी ने किसी को फोन नहीं किया, तो माफ कीजिएगा, ये बहुत ही एक बचकाना तरीका है अंतर्राष्ट्रीय और सामरिक मामलों को देखने का, और इससे अमेरिका का कोई भला नहीं हो रहा। लेकिन अब कांग्रेस के हैंडल्स पर जो पोस्ट नजर आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस वाले खुद अपने ही सबसे बड़े नेता राहुल की बातों को काट रहे हैं और मोदी से पूछ रहे हैं कि समय पर डील क्यों नहीं की। दरअसल ये कुछ और नहीं, मोदी से नफरत की इंतहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस इतनी टॉक्सिक बन चुकी है कि दिन रात मोदी के खिलाफ जहर ही उगलती रहती है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह होता है कि उसके जीवन काल, उसके कार्यकाल में वो अपनी मूर्खताओं का नतीजा खुद भुगते। जब देश का प्रधानमंत्री की बात हो रही हो तो जो खामियाजा है पूरा देश भुगत रहा होता है। ट्रेड डील को लेकर देख लीजिए, आज हमने देखा एक अमेरिकी अधिकारी ने जो बोला, 3 हफ्ते विलंब किया हमने जवाब देने में और कहा अब हम तैयार हैं। वहां से जवाब आया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, 3 हफ्ते विलंब। रोज डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री का, यानी कि हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी चुप, नरेंद्र मोदी चुप, बोलने की हिम्मत नहीं। जवाब कांग्रेस दे रही है। देश को मूर्खतापूर्ण विदेश नीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रोज पीयूष गोयल
दिल्ली एयरपोर्ट से ट्वीट करते थे, साहब मैं पहुंच रहा हूं, जा रहा हूं ट्रेड डील करने, फाइनल करने। वहां लैंड करके वॉशिंगटन में कहते थे पहुंच गया हूं। अरे हमें आपका टाइम टेबल नहीं चाहिए, हमें आपका ट्रैवल शेड्यूल नहीं चाहिए। हुआ क्या? जयशंकर जी के साथ भी यही हुआ। क्या हासिल किया? देश के लिए क्या हासिल किया? फोटो ऑप्स नहीं चाहिए, जफ्फियां नहीं चाहिए, बड़े बड़े इवेंट्स नहीं चाहिए, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये सब नहीं चाहिए। देश को क्या मिला? अंत में इसी तरीके से नापा जाता है आपकी मेहनत को, आपकी नियत को। और यहां मेहनत और नियत दोनों में बहुत बड़ी खामियां हैं, माफ कीजिएगा मूर्खता है। अगर मोदी जी और बीजेपी पार्टी इसको माने या ना माने, करवा सच, हमारे देश की स्थिति दिन पे दिन दुनिया की निगाहों में गिरते जा रहे हैं। और ट्रंप एक बार नहीं, लगातार फटकार लगाते हैं, हमें कटाक्ष करते हैं, भारत को लेकर मजाक उड़ाते हैं। और पता नहीं जिन्होंने विश्व गुरु की दावा करते हैं उन्होंने चुप्पी साधे हुए बैठे रही है। हमारे ये दशा क्यों हुई? आयरन लेडी इंदिरा गांधी डरी नहीं, डांट के रही और ये कही थी कि हमारा जो काम वो हम करते रहेंगे, चाहे इसमें जो भी हो जाए, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। 7th फ्लीट हमारे तट आते आते वापस चले गए, तो अभी नहीं है उस तरीके की जज्बा, जोश, हिम्मत, अब सिर्फ नजरत रह गई। आज की केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जमाने में सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रचार में मोदी जी को सराहना करने के लिए तत्परता, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन सारे दुनिया की निगाहों में हमारी स्थिति दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हैं। वो हमारी जो ताकत, वो ताकत को सारे दुनिया के लोग जब मानने लगे थे, तो ट्रंप की रोजाना ये कटाक्ष और मजाक हमें बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट्स बनाती है, कांग्रेस जब अपने सियासी फायदे के लिए नरेंद्र मोदी को ट्रंप के सामने कमजोर और मजबूर दिखाती है, तो इसका सीधा फायदा हिंदुस्तान के दुश्मन उठाते हैं। और ये आप इन दो तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। बाईं तरफ वाला पोस्ट कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर अपलोड किया गया है, और सेम टू सेम वही इमेज, वही प्लीज सर वाला कैप्शन उस पाकिस्तानी हैंडल ने भी अपने अकाउंट पर पोस्ट कर रखा है, जिसका अकाउंट भारत में सस्पेंड हो रखा है। यह सेम टू सेम वही पैटर्न है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा था, जब कांग्रेस ने पाकिस्तानी लाइन और ट्रंप की बातों को एक्सेप्ट करके हिंदुस्तान की लाइन को रिजेक्ट किया था। उस वक्त भी कांग्रेस ने नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव चलाया था, और अब भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी कांग्रेस वही कर रही है। पाकिस्तान में राहुल गांधी और उनकी पार्टी खूब वाहवाही बटोर रही है। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कहा है ना कि अगर आप को लगता है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो फिर आप आइए पब्लिक में एक बार कह दें कि जी ये झूठ बोल रहा है। तो पब्लिकली क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो ओपनली बात कर रहे हैं कि आप बताएं। और कांग्रेस के बाकी लोगों को आप देखें तो वो भी उनसे यही पूछ रहे हैं कि जी आप क्यों डरपोक हैं, क्यों खौफजदा हैं। हम आज बात कर रहे हैं इंडिया की, जहां मोदी सरकार के लिए अपना दिफा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। और नरेंद्र मोदी हमेशा सोचते थे कि उनकी अपोजिशन जमात बहुत कमज़ोर है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। उनकी अपोजिशन जमात बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मुतहरक हमें नज़र आ रही है। जो उनके अपने अंदर अपोजिशन है, जो अवाम की इस वक्त बात हो रही है, अगेन जो उनकी बीजेपी की वो अपोजिशन जो आज से पहले नज़र नहीं आती थी, और इसी वजह से मोदी को भी हमेशा सुख का सांस ही रहता था
कि जनाब ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा खुल के बात कर रहे हैं। ख़ास तौर से अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी की बात करूं, तो लिहाजा दोनों अतराफ से अगर आप देखें तो इस वक्त मोदी आपको एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर नज़र आते हैं। मगरबी दबाव हो या अमेरिका से या यूरोपीय यूनियन से मौशी पाबंदियों का जिक्र कर लिया जाए, या फिर अपनी ही ऑपोजिशन की तरफ से और अपनी ही इत्तेहादियों की तरफ से इस किस्म के खदशात का बढ़ जाना किसी सूरत भी उनके लिए कोई एक अच्छी जो सिचुएशन है वो नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इससे एक ही बात वाज़ेह होती है कि अब नरेंद्र मोदी के दिन गिने जा चुके हैं। इस बीच मजेदार बात यह है कि जो कांग्रेस टैरिफ वाला टेप चलाकर मोदी को टारगेट कर रही है, जो कांग्रेस आज ये कह रही है कि मोदी ने ट्रंप को फोन ना करके भारत का नुकसान करा दिया, उस कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर यह है कि अब पाकिस्तानी भी मोदी के दमखम की तारीफ करने लगे हैं। कहने लगे हैं कि मोदी ने ट्रंप को ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि ट्रंप को फोन ना करके वर्ल्ड पावर को भी मैसेज दे दिया कि आज का भारत ना तो किसी के दबाव में काम करता है और ना ही किसी डेडलाइन के प्रेशर में आकर कोई ट्रेड डील करता है। आज का भारत अपनी शर्तों पर डील करता है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश। दोस्तों, अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुतनिक साहब, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कह दिया कि जनाब अमेरिका की और इंडिया की डील इसलिए नहीं हुई बिकॉज उन्होंने मोदी साहब ने फ़ोन नहीं किया। और मैंने एक चीज़ नोट की है और वो चीज़ ये है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त लाइन ले रहा है। इंडियन मीडिया इस वक्त अमेरिका की बहुत बैशिंग कर रहे हैं। ये वही बैशिंग है जो कनाडा की इन्होंने की थी। वन पॉइंट कहीं ना कहीं पे व्हाट आई सी कि जो इंडियन लीडरशिप है इट्स इन अ मूड ऑफ कोलिजन एंड इसको आप देख लें कि इंडिया जो है वो कह देंगे झुका नहीं, ठीक है ना जी। इंडिया झुका नहीं है, इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया इंतज़ार करेगा, इंडिया को कोई परवाह नहीं है। अच्छा, मोदी साहब ने 2029 में रहना है, ट्रंप ने 28 में चले जाना है। ये ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, हम करेंगे नहीं, हम इंडिया के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। जो मोदी ने एक वो लाइन दी, वो लाइन क्या थी कि वो जो थी कि हम इंडियन किसानों के हक में फैसला करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, ये चीज़ हमारे सामने है और इसको मैं देख रहा हूँ। सर, इंडिया ने तो अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट रखी है। इंडिया को क्या अमेरिका कभी इस तरह से प्रेशराइज कर पाया है जैसे पाकिस्तान को किया है? उनसे तो वो कह रहा है कि भाई रशियन ऑयल ना लो, तो वो उल्टा और ज्यादा रशियन ऑयल लेना शुरू हो गए। वो तो अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुन रहे। देखिए, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही हैं। इस वक्त भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और कोई शख्स इवन इंडिया में भी नहीं कह सकता कि वो गवर्नमेंट धांधली से आई है, वो कोई फॉर्म 47 की पैदावार है, ऐसा नहीं। यानी एक ऐसा वक्त जब भारत के भीतर मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन देश के प्रधानमंत्री को कमजोर साबित करने पर तुले हुए हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उस वक्त पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के लोग भी मान रहे हैं कि मोदी ने अब विदेश नीति की एक नई लकीर खींच दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को वेटिंग लिस्ट में डालकर मोदी ने राष्ट्र नीति को सबसे ऊपर रखा है। भारत अमेरिका की डील जब होनी होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के हितों से समझौता करके कभी कोई डील नहीं करेंगे और यह बात अब क्लियर हो चुकी है। ट्रंप अब चुन चुन कर मारेगा। ट्रंप अब चुन चुन कर मारेगा। वेनेजुएला के बाद अगला नंबर क्या अब खामेनेई का है? खामेनेई को इसका अंदाजा लग गया है। ईरान की सड़कों पर इस वक्त आग लगी हुई है। 100 से ज्यादा शहरों में बवंडर मचा हुआ है। सरकारी इमारतें जल रही हैं।
ईरान में इस्लामिक रिजीम के प्रभाव वाली मस्जिदों को प्रदर्शनकारी आग लगा रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर हैं। 47 साल बाद खामेनेई को डर लग रहा है, अब सत्ता उखाड़ फेंकी जाएगी। खामेनेई ने कहा है, अब मरूंगा या मारूंगा। ईरान में किसी भी पल तख्ता पलट हो सकता है। आंदोलन को कुचलने की कोशिश नाकाम होती जा रही है। ईरान के 100 शहर जल रहे हैं। खामेनेई कहां हैं? जन जी ने सरकारी टीवी की इमारत जला दी है। ईरान में मस्जिदें फूंकी जा रही हैं। खामेनेई के दफ्तर फूंके जा रहे हैं। तेहरान में बसों को आग लगाई जा रही है। आंदोलनकारियों ने आईआरजीसी की बिल्डिंग के गेट ब्रेक कर दिए हैं। पुलिस स्टेशन में घुसकर हथियार लूटे जा रहे हैं। इस्लामिक झंडा उतारकर पुराना झंडा फहरा दिया गया है। किसी देश में तख्ता पलट कैसे होता है जब लाखों की संख्या में आवाम सड़कों पर उतर आए? जब सरकारी इमारतों को आग लगा दी जाए, जब पुलिस और फोर्स के दफ्तरों से हथियार लूट लिए जाएं, जब सरकारी टीवी की इमारत धू धू कर जला दी जाए, जब मंत्री अपने परिवारों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने लगे। बीते 13 दिन से ईरान में यही हो रहा है। खामेनेई की इस्लामिक रिजीम के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर हैं। सत्ता परिवर्तन की कॉल 100 से ज्यादा शहरों में दी जा रही है। प्रदर्शनकारी पुलिस की गोलियों से भी नहीं डर रहे हैं। पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। शहरों और कस्बों में आगजनी की जा रही है। सरकारी तंत्र कहीं काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ कहीं कहीं गोलियां चलाती पुलिस दिख रही है। शहर शहर खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगाती भीड़ सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। Here is Mashhad city. Ayatollah killed my people. Please help to my people. Please. ईरान में खामेनेई की सरकार आईसीयू में है। तख्ता पलट का ऐलान कभी भी हो सकता है। 13 दिन से चल रहे आंदोलन में अब तक 45 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। 2270 से ज्यादा आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। आंदोलनकारियों से डरी खामेनेई सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, टेलीफोन लाइनें काट दी हैं, ईरान का एयर स्पेस बंद कर दिया है, इंटरनेशनल कॉल बंद कर दी है।
खामेनेई की आंदोलन को कुचलने और सत्ता बचाने की यह आखिरी कोशिश है। सत्ता विरोधी आंदोलन के 13वें दिन खामेनेई कैमरे पर सामने आए। आंदोलन को अमेरिका और इजरायल की साजिश बताया। खामेनेई ने कहा कि एक दिन ट्रंप का भी पतन होगा। खामेनेई ने आंदोलनकारियों को भाड़े का एजेंट बताते हुए कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक अशांति के आगे नहीं झुकेगा। खामेनेई ने रजा पहलवी पर भी हमला बोला। बीती रात तेहरान और दूसरे शहरों के लोग बड़ी संख्या में आए और इमारतों को जला दिया, अपनी ही गलियों को बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने ऐसा दूसरे देश के राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप को खुश करने के लिए किया, क्योंकि उसने कहा है कि वो उन्हें बचाने आएगा। उन्हें अपने देश पर ध्यान देना चाहिए बजाय ईरान पर। खामेनेई का संबोधन इस्फहान में ईरान की सरकारी टीवी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की इमारत को फूंकने के बाद आया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टीवी का दफ्तर आग के हवाले कर दिया था। गुरुवार को ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी ने ईरानी लोगों से खामेनेई के इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। उसके बाद ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में भीषण बवाल शुरू हो गया। 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। जो गोलीबारी के डर से घरों से नहीं निकल पाए, उन्होंने अपने घरों की खिड़कियां खोलकर खामेनेई के खिलाफ नारे लगाए। गलियों में जनसैलाब उमड़ आया। तेहरान की सड़कों पर जाम लग गया। इस वीडियो को बालकनी में खड़े एक ईरानी शख्स ने बनाया है। तेहरान का पूरा चौक प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ है। महंगाई और अराजकता से परेशान लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। तेहरान में कुछ ही घंटों में दर्जनों इमारतें जला दी गईं। आंदोलनकारियों ने इस्लामिक रिजीम IRGC से जुड़ी इमारतों को सबसे ज्यादा फूंका। आग के इन शोलों को देखकर अंदाजा लगाइए कि इस इमारत में अब क्या बचा होगा। इमारतें जलाने के बाद भीड़ ने सरकारी बसों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। भीड़ एक एक कर सरकारी बसों को जलाती रही। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी पूरी रात होती रही। इतना ही नहीं, मेट्रो स्टेशनों को भी आग लगाने की कोशिश की गई। उत्तरी तेहरान के सदात आबाद और काज स्क्वायर में सबसे ज्यादा बवंडर हुआ। तेहरान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद वहां खड़ी कार, बाइक को आग लगा दी गई। ईरान का मशहद सिटी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई का होम टाउन है। 47 साल के इस्लामिक रिपब्लिक में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मशहद में खामेनेई के खिलाफ सैकड़ों लोग नारेबाजी कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान के फार्स प्रोविंस में खामेनेई की हुकूमत अपना कंट्रोल खो चुकी है। आंदोलनकारी यहां IRGC के दफ्तर में गेट ब्रेक कर वहां घुस चुके हैं। हथियारों को लूट लिया गया है। ईरान 47 साल बाद फिर उसी मोड़ पर खड़ा है। 47 साल पहले इस्लामिक क्रांति के बाद पहलवी रजा को खदेड़ दिया गया था। इस्लामिक सत्ता आई थी। अब इस्लामिक सत्ता को खदेड़कर ईरानी वापस लोकतांत्रिक सत्ता लाना चाहते हैं। This is the moment that we Iranians have been preparing for the last 47 years since the Islamic Republic occupied our country back in 1979. Iranians are fighting back against Islam, they're fighting back against the Islamic Republic, they're fighting back against Sharia law. It's literally Iran versus Islam. It's absolute chaos in the country right now, but Iranians are fighting back. खामेनेई के ऑर्डर पर ईरान में अब कत्लेआम शुरू हो गया है। ये ईरान का बुशर शहर है जहां IRGC के सिक्योरिटी गार्ड खुलेआम निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं।
उन्हें भगाने या डराने के लिए हवा में गोलियां नहीं चलाई जा रही हैं, सीधे सीने में गोली मारी जा रही है। तेहरान में अब आंदोलनकारी सड़कों पर लगे सरकारी सीसीटीवी को तोड़ रहे हैं। इन्हीं सीसीटीवी से प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है, फिर उन्हें घरों से उठाया जा रहा है। तेहरान में जहां खामेनेई और उनकी कैबिनेट बैठती है, वहां इस्लामिक झंडे को ईरानी पब्लिक ने उखाड़ फेंका है। उसकी जगह पहलवी राजवंश के दौरान शेर और सूर्य के निशान वाले झंडे को लगा दिया गया है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान का झंडा बदल दिया गया था। बीच में जहां सूर्य और शेर बने थे, वहां इस्लामिक प्रतीक बना दिए गए थे। अब ईरानी झंडे में इस्लामिक प्रतीक को पब्लिक देखना नहीं चाहती। अब देखना है कि क्या खामेनेई बिगड़े हुए हालात में भी सत्ता को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर 47 साल पहले का इतिहास फिर दोहराया जाएगा। तब इस्लामिक क्रांति हुई थी और रेजा पहलवी के पिता को तेहरान से खदेड़ दिया गया था। अब खामेनेई को तेहरान से खदेड़ा जा रहा है और रेजा पहलवी की तेहरान में जल्द वापसी की उम्मीद जनता कर रही है। मैं आप में से हर एक व्यक्ति पर गर्व करता हूं, जिन्होंने गुरुवार की रात को पूरे ईरान की सड़कों पर कब्जा कर लिया। आपने देखा कि बड़ी भीड़ की वजह से दमनकारी बल को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मैं आप लोगों से, पूरे देशवासियों से अपील करता हूं कि और ज्यादा संख्या में जुटें और आंदोलन को और बड़ा बनाएं, ताकि तानाशाही शासन के दमन को खत्म किया जा सके। ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसके संकेत साफ दिखने लगे हैं। ट्रंप जो कह रहे हैं, खामेनेई उसका उल्टा कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो खामेनेई का हाल मादुरो से भी बदतर कर देंगे। खामेनेई कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजरायल के इशारे पर आगजनी कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के प्रदर्शनकारियों की जान बचाने के लिए सेना भेजने को तैयार हैं। खामेनेई कह रहे हैं कि इस बार का युद्ध बहुत बड़ा होगा, अमेरिका इजरायल का पूरा हिसाब होगा। Well, look, we certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems, and as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the President speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights. I'll take just a couple more. अब सवाल उठता है कि क्या इस बार युद्ध की शुरुआत ईरान करेगा? क्या ईरान पहले मिसाइल और बम चलाएगा? क्या ईरान पहले इजरायल के ठिकानों पर मिसाइल हमले करेगा? क्या खामेनेई पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अड्डों पर हमला करने का आदेश देंगे? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बेरूत पहुंचे हैं। इसे सरकारी यात्रा बताया जा रहा है। सच्चाई यह है कि अराक्ची ने ईरान में तख्ता पलट के डर से अपने परिवार को बेरूत पहुंचा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने अपनी पत्नी अरेजू, बेटी सादात और 2 बेटों सैयद हुसैन और सैयद रेजा को बेरूत में लंबे समय तक रहने का इंतजाम कर दिया है। मतलब ईरान या तो बहुत जल्द युद्ध शुरू करने वाला है या खामेनेई भी बहुत जल्द तेहरान छोड़ने वाले हैं। हम किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हैं। हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन केवल आपसी हितों और सम्मान पर आधारित बातचीत के लिए। पिछले 1 साल में इस इजरायल द्वारा बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और इसने अपनी किसी भी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया है। लेबनान की मेरी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सहित लेबनानी अधिकारियों के साथ इस चुनौतियों और खतरों पर चर्चा करना है। ट्रंप वर्सेस खामेनेई,
क्या होने वाला है? खामेनेई ने अब खुलकर ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईरान में तख्ता पलट के लिए जारी आंदोलन का जिम्मेदार ट्रंप को बताया है। खामेनेई ने आरोप लगाए हैं कि ट्रंप पैसे के दम पर ईरान की इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उसके हाथ उन 1000 से ज्यादा ईरानी सैनिकों के खून से सने हैं जो 12 दिनों के युद्ध में मारे गए। उसके हाथ ईरानियों के खून से सने हैं। फिर वो कहता है कि मैं ईरान की जनता का समर्थक हूँ। जो लोग सोच समझकर काम नहीं करते और जिन्हें कोई समझ नहीं है, वो इस बात को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। उसे खुश करने के लिए कूड़ेदान में आग लगा रहे हैं। खामेनेई के भाषण के बाद ईरान के कई शहरों में बासिज फोर्स और IRGC ने आंदोलनकारियों का पीछा शुरू कर दिया है। उन पर गोलियां चलाते हुए खामेनेई की पुलिस उन्हें खदेड़ रही है। क्या ट्रंप ईरान में डेल्टा फोर्स भेजने वाले हैं? मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली डेल्टा फोर्स की यूनिट को अननोन लोकेशन पर रवाना कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन में एयर फ्यूल करने के बाद उनके विमान मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। ट्रंप को ललकारने के बाद अब देखना है कि खामेनेई कब तक तेहरान की सत्ता में टिके रह सकते हैं। पुतिन का ब्रह्मास्त्र, यूक्रेन में तबाही। युद्ध के मोर्चे पर पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल चला दी है। यूक्रेन के सबसे सुदूर इलाके लवीव में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। यह इलाका पोलैंड के बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है। दावा किया जा रहा है कि रूसी हमलों में ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वहां भारी तबाही हुई है। ओरेश्निक से हमले को पुतिन का जवाब माना जा रहा है। जब ज़ेलेंस्की ने उनके होम टाउन पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया था, रूसी हमले में 4 लोग मारे गए हैं और 22 लोग घायल हुए हैं। रूसी हमले का निशाना लवीव में अंडरग्राउंड में बने गैस स्टोरेज को बनाया गया है। ओरेश्निक मिसाइल को पुतिन का नया ब्रह्मास्त्र माना जाता है, जो 5500 किलोमीटर तक परमाणु हथियार से हमला करने में सक्षम है। ओरेश्निक मिसाइल मैक 10 यानी करीब 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है। यह यूरोप में ज़ेलेंस्की के हर एक पार्टनर को तबाह कर सकती है। क्या यूरोप को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने पहली बार 4 साल से चल रही युद्ध में अपनी सबसे घातक मिसाइल चलाई है? ओरेश्निक मिसाइल में 6 वॉरहेड लगे होते हैं, मतलब एक बार में दुश्मन के 6 अड्डे ध्वस्त किए जा सकते हैं। ओरेश्निक का एक प्रहार सर्दियों में यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ सकता है। वहां फ्रीजिंग पॉइंट पर पारा है। ऐसे में बिना गैस और बिजली के रहना बहुत मुश्किल है।